जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और पिछले 2 दिनों से आप लोग का जो है ये ऑब्जेक्टिव वाला क्लास नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए जो है हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। यदि हो सके देखिए, चूँकि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मतलब डिले करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। ऐसे हमारा इच्छा नहीं होता कि हम आप लोग के लिए काम ना करें, लेकिन क्या कीजिएगा, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है और वो परिस्थिति बिल्कुल वैसी थी ही। जब आपको बताएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। खैर चलिए, जो परिस्थिति थी वो आती जाती रहती है, ठीक है। लेकिन लोगों को रुकना नहीं चाहिए, अपने काम में लगे रहना चाहिए, बस वैसे ही लगे हुए रहना चाहिए, सीधे सीधे ये समझ लीजिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम फिर से 25 क्वेश्चन, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो ये शाम में 7 बजे वाला क्लास आपका होता है, इसमें हर रोज आपको जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता है विथ ट्रिक, यानी ट्रिक के माध्यम से। वो मॉडल सेट हमने खुद से तैयार किया है, मतलब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का कलेक्शन करके जो है 25 क्वेश्चन का मॉडल सेट आपको दिया जाता है। और ये जो मॉडल सेट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा ना, आपको पता चलेगा, ठीक है। मतलब उस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, वैसा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं। यदि 60 में 50 बनाना हो तो भी आप 50 बना कराएंगे, यदि 100 में 50 बनाना हो तो भी आप 50 बना कराएंगे, ठीक है। 50 में तो कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है, 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा तब होगा जब आप कंटिन्यू लगातार शाम में 7 बजे कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट 50 मिनट का जो ये सेशन होता है, इसको आप कंप्लीट देख पा रहे हैं, ठीक है, तब, ठीक है। तो एक बार सभी लोग जो है अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, जितने भी आपके पास स्टेटस वगैरह है सब लोग का व्हाट्सएप पर, ठीक है, सब लोग एक बार वीडियो को वहां पर शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, ठीक है ना। हाँ, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, फिर हम सब मिलकर जो है एक बेहतर तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक हम आपके साथ ऐसे ही खड़ा है। बीच बीच में कभी कुछ वैसी परिस्थिति आ जाती है तो डिले हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए, आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल और बहुत ही बेहतर सवाल है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये टेक्निकल सवाल है। आज का जो सवाल है ना, सबका सब सवाल टेक्निकल सवाल है। देखने में आपको लगेगा कि अरे ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन वो बहुत टेक्निकल सवाल होता है। बस उसका जवाब जो है आप यूं ही दे देंगे आसानी से। देखिए सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि इंटीग्रेशन e के पावर x, कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा था, प्रिंट मिस्टेक हो गया था तो हम कलम से लिखे हैं, फिर भी नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं। e के पावर x बाहर में है, इसके बाद fx प्लस f डैश x इंटू डी एक्स, और इसके बराबर में क्या है बाबू, इसके बराबर में है e के पावर x इंटू में साइन x, ठीक है। तो सवाल पूछा है कि fx का मान क्या होगा। वाह, देखिए सवाल आपसे पूछा है कि fx का मान क्या होगा। नहीं, देखिए क्वेश्चन देखिए, आप समझ गए होंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे, जो भी ट्रिक वाला वीडियो देख लिए होंगे, वो समझ गए होंगे। कई बार इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट बताया दे कि e के पावर x सबके साथ बाहर में होना चाहिए, ठीक है ना। e के पावर x सबके साथ बाहर में होना चाहिए, बिल्कुल आपको बाहर में दिख रहा है। अंदर में 2 फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। अंदर में 2 फंक्शन होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो दोनों फंक्शन आपको दिख रहा है, इसमें से एक फंक्शन या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा, या तो पहला दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा, या दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। हाँ, तो जब 2 फंक्शन दिख रहा है तो एक उसमें फंक्शन होगा और एक उसका डिफरेंशिएशन होगा। जैसे ये फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाता है तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या बताया गया मालूम है
ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों लिखना है, लिखा हुआ है। ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन, आपको बताया गया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स इंटू में फंक्शन ना, ई के पावर एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ प्लस सी। तो अब आपको फंक्शन पहचानने में टाइम नहीं लगा होगा कि एफ एक्स का मान जो है यही होगा, यही एफ एक्स का मान है ना। हाँ, तो यदि एफ एक्स का मान साइन एक्स है, ठीक है ना बाबू, यदि एफ एक्स का मान साइन एक्स है, तो अभी एफ एक्स पूछा है ना, यदि आपसे पूछता एफ एक्स का मान यदि साइन एक्स है और आपसे पूछता कि एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा। नहीं, यही तो होगा ना, ये पूरा क्वेश्चन ही यहां पर लिखा गया है। आपको यदि कॉन्सेप्ट मालूम हो जाता है ना, तो उस पर आधारित यदि क्वेश्चन कितना भी घुमाकर क्यों ना आपसे पूछे, ठीक है, कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछे, आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे दीजिएगा। जैसे कि यहां पर है, यदि एफ एक्स पूछा है तो साइन एक्स होगा, यदि आपसे एफ डैश एक्स पूछा होता तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स इसका आंसर हो जाता। नहीं, अभी आपसे एफ एक्स पूछा है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन इसका आंसर जो होगा साइन एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि आई क्रॉस जे क्या होगा। तो ये तो बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं, ये बिल्कुल बता सकते हैं, ये कई बार हम बता दिए, हर बार एक सवाल तो इससे रखते ही हैं हम, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक नहीं 2-3 सवाल इससे पूछा जाता है। डॉट प्रोडक्ट से और क्रॉस प्रोडक्ट से जो है 2-3 सवाल पूछा जाता है। तो हमारा प्रयास होता है कि हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप का रखे ही रखे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना आपका ये पूरा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है बात? हाँ, इसलिए आपको रखना ही रखना है। तो सवाल है आपका कि आई क्रॉस जे, और आपको ये भी बताते हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो आपको जो है उसका रोटेशन याद रखना है, आई जे के, ऐसे जैसे एबीसीडी पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही आई के बाद क्या आता है जे, और जे के बाद क्या आता है के। तो यदि यहां पर आई और जे लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होगा वो के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा बाबू? के बराबर। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपको भली भांति दिख रहा होगा। आइए, आपका जो तीसरा सवाल है वो क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। सवाल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहां पर एक अवकल समीकरण दिया गया है और कहा जा रहा है कि दिए गए अवकल समीकरण का घात और कोटि निम्नलिखित में से कौन है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये घात और कोटि वाला सवाल एकदम गारंटी है, फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आ रहा है? आप एक बार सेट उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख लो बाबू, ये सवाल हर साल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। एक भी साल ऐसा नहीं गया होगा जिसमें कि ये सवाल नहीं पूछा गया होगा। हर साल ये सवाल पूछा जाता है, किसी में 2, यदि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ये 3 से 4 भी हो सकता है। यदि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो 2 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आपसे पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, इसलिए एकदम इसको समझ के रखना है। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो इसका नहीं देखे, देखिए सबके कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को हमने पहले डाला है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखने की जरूरत है आपको। जाइए कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो उसमें खोजिए कोटि और घात वाला, ठीक है ना, आपको मिल जाएगा। एक बार सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। याद रखिए, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जो जिससे कि आप एकदम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब बराबर में क्या है बाबू? तो बराबर में आपका y प्लस डी वाई बटा में डी एक्स और इसके होल पावर में है 1/2। इसके होल पावर में कितना है बाबू? 1/2। अब कह रहा है कि इसकी कोटि कितना है, इसका घात कितना है। सबसे पहले हम आपको बता दिए थे, कोटि जानना तो बहुत सिंपल है। कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है दिए गए अवकल समीकरण में देख सकते हैं। यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन है। तो जब यहां 2 बार डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो उसका कोटि कहलाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है यानी इसकी कोटि कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। जब चर्चा करता है घात की तो आपको थोड़ा सा संभलकर जवाब देना होता है घात में, ठीक है ना। जब आपको अवकल समीकरण की घात पूछ दे तो आपको थोड़ा सा संभलकर जवाब देना होता है, क्योंकि घात में कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कंफ्यूजन उसके लिए होगा जो बच्चा नहीं पढ़ा है, जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, उसके लिए ना कंफ्यूजन होगा।
उसके लिए कंफ्यूजन क्या होगा? जो बच्चा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ा दिया गया है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए आपको बताया गया है कि dy बटा dx कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं आना चाहिए। ठीक है, dy बटा dx कभी भी log के कोणांक में नहीं आना चाहिए। dy बटा dx कभी e के पावर में नहीं आना चाहिए। dy बटा dx कभी रूट के अंदर में नहीं आना चाहिए। dy बटा dx कभी बटा में नहीं आना चाहिए। यदि है और आप उसको हटा दिए तो उसका घात निकलेगा। यदि है और उसको नहीं हटा पा रहे हैं, यदि dy बटा dx त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में है और आप नहीं हटा पा रहे हैं तो घात अपरिभाषित हो जाएगा। हटा दीजिएगा तो घात निकल जाएगा। यदि dy बटा dx log के कोणांक में है और आप उसको हटा पा रहे हैं, हटा पा रहे मतलब जबरदस्ती थोड़ी हटा दीजिएगा। जो गणित का क्रिया है, क्रिया करके यदि आप उसको हटा पा रहे हैं तो उसका घात निकलेगा, अन्यथा घात अपरिभाषित हो जाएगा। यदि dy बटा dx e के पावर में है, ठीक है, और उसको आप हटा पा रहे हैं तो उसका घात निकलेगा, अन्यथा अपरिभाषित हो जाएगा। यदि dy बटा dx रूट के अंदर में है, ठीक है, और यदि आप उसको हटा पा रहे हैं तो उसका घात निकलेगा, अन्यथा उसका घात क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अभी आपको जो सिचुएशन यहां दिख रहा है कि y प्लस dy बटा dx के पावर में 1/2 है। पावर में 1/2 का मतलब रूट ही होता है। ठीक है, यहां पर से यदि पावर से 1/2 को हटा दिया जाए होल पावर से तो यहां रूट लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर में आपको dy बटा dx दिख रहा है। ठीक है, यदि हम इसको हटा पा रहे हैं तो इसका घात निकलेगा, और यदि इस रूट को नहीं हटा पाए तो इसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन हटाना बहुत सिंपल है भाई, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बात खत्म हो गया। हाँ, स्क्वायर से रूट कट गया, यहां हो जाएगा पावर कितना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा ना। और ये भी आपको बताए हैं कि जब आप घात निकालिएगा, ठीक है, और उसमें ये सब कंडीशन लागू नहीं रहेगा तो जिसका कोटि देखे है उसी का घात देखना है। ठीक है ना, जिसका आपने कोटि देखा है उसी के होल पावर को देखिएगा। तो कोटि यहां पर चेक किए हैं तो इसके होल पावर में कितना दिख रहा है? 4, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा बाबू? 4 के बराबर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, सवाल का आंसर आपके सामने बन चुका है एकदम क्लियरली, कोई मतलब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल एक दिया गया है, यहां पर कह रहा है कि सदिश होना चाहिए, संदेश लिखा गया है, सदिश इतना एक दूसरे के ऊपर लंबवत है यदि, सुनिए, आपको मालूम है कि यदि दो सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है। ऐसा आपको मालूम है? बोलिए है या नहीं? हाँ बिल्कुल मालूम है। तो चलिए देखिए, इसमें दो सदिश आपको दिख रहा है, a1 i कैप, b1 j कैप, a1 के बाद b1 है, हाँ a1 a2 a3, सॉरी a1 a2 a3 k कैप, इसके बाद b1 i कैप प्लस b2 j कैप अब प्लस c2 b1 b2 और b3 k कैप। ये दो आपके पास सदिश है और कह रहा है कि यदि दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा तो आपको मालूम है कि दोनों सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मान 0 के बराबर होगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? i वाला को i वाला से गुना, j वाला को j वाला से गुना, k वाला को k वाला से गुना, बराबर में 0 गुना कीजिए। a1 b1 क्या हो जाएगा? a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3, और इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। और यदि ऐसा हो गया इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? लंबवत होगा। नहीं, यदि a1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू b1, a2 इंटू b2, a3 इंटू b3 का मान यदि 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो यदि इसका मान 0 के बराबर होगा तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? लंबवत होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि यदि ये a वेक्टर है और यदि ये b वेक्टर है तो आपको ये मालूम है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान 0 के बराबर होता है। कब? जब a वेक्टर जो है b वेक्टर पर क्या होता है? लंबवत होता है। ठीक है, जब a वेक्टर जो है b वेक्टर पर क्या होता है? लंबवत होता है, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होता है। दूसरी बात, यदि a वेक्टर b वेक्टर के समानांतर होगा तो इसके बटा वाला a1 बटा में b1 ऐसे इसका अनुपात बराबर होगा।
B1 A2 बट्टा में क्या हो जाएगा B2, A2 बट्टा में B2 और बराबर हो जाएगा आपका A3 बट्टा में B3। ठीक है, यदि A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के समानांतर होगा तो उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और यदि लंबवत होगा तो उसके डॉट प्रोडक्ट का मान 0 के बराबर होगा। क्लियर हो गया सबका, किसी को दिक्कत तो नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि यदि I एकांक अवयव है तो यदि I एकांक अवयव है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अच्छा, आपको मालूम है कि यदि I एकांक अवयव होगा, एकांक अवयव मतलब क्या, इकाई अवयव। ठीक है, यदि I इकाई अवयव है, तत्समक अवयव भी उसको कह सकते हैं आप। ठीक है ना, पहले समझ लीजिए ठीक से, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आज का जो है ना बहुत टेक्निकल क्वेश्चन हमने लिया है और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। टेक्निकल के साथ साथ ये जानदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा आपको जो है टेक्निकल टाइप से फील कराएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना बहुत बेहतरीन तरीके से आप निकाल सकते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो। ठीक है ना बाबू, चलिए देखिए करना क्या है आपको कि सवाल है कि I एकांक अवयव है, एकांक मतलब इकाई अवयव है, तो यदि I इकाई अवयव है तो इकाई अवयव का मतलब क्या होता है कि इसका मापांक जो होगा, इसका जो मान होगा कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर, और यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो यो 1, यदि पावर 3 करेंगे तो यो 1। यदि आपसे कहे कि I स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा तो भी 1 के बराबर, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी करेंगे तो 1 होगा। इसका कहेगा पावर 3 तो यो 1 के बराबर, इसका कहेगा कि पावर 4 तो यो 1 के बराबर। ठीक है ना, तो यदि कोई भी अवयव इकाई अवयव है, ठीक है, उसके पावर में आप कुछ भी रखेंगे तो उसका मान 1 के बराबर ही होगा। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि I स्क्वायर बराबर 1 कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि I का जो मान होगा यानी उसका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। नहीं, इकाई अवयव का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, मान जो होता है किसका 0 के बराबर होता है, तो मान होता है 0 के बराबर किसका, जो आपका शून्य सदिश होता है ना। इकाई अवयव का मान 1 के बराबर होता है, पावर में आप कुछ भी लिखिएगा वो 1 ही रहेगा। ठीक है ना बाबू, किसी को दिक्कत नहीं ना। यदि आपसे कहें कि I2 का मान, यहां पर समझने वाली बात है, I2 मतलब हो गया 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव, यह ध्यान देने वाली बात है। यदि आपसे I2 का मान पूछेगा तो 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव। यदि आपसे कह दे I3, इसका मतलब 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव। ठीक है ना, 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव, देख लीजिएगा ये I3 का मान है। ठीक है, ये इकाई अवयव है और 3 गुने 3 कोटि का है तो इसको I3 कह सकते हैं। I2 का मतलब हो गया 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। पूछा है कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो सिंपल है भाई, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d सेक इनवर्स x बटा में dx, यानी सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देख लीजिए 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है आपके सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अच्छा, यहां सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने मॉडल सेट में डाला है, तो केवल सेक इनवर्स से आपको मतलब नहीं रखना है। ये सेक इनवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको हम पूछे हैं, इसका ये संकेत हो रहा है कि आपको साइन इनवर्स भी होना चाहिए याद, आपको कॉस इनवर्स भी याद होना चाहिए, आपको टेन इनवर्स भी याद होना चाहिए, आपको सेक इनवर्स भी याद होना चाहिए, आपको कॉट इनवर्स भी याद होना चाहिए और कॉसेक इनवर्स भी याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि सेक इनवर्स जैसे ही हम यहाँ लिखे हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी टोटल के इनवर्स वाला फॉर्मूला जो है वो आपको एक बार दिमाग में घुमा लेना है। ठीक है, हाँ, ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा क्योंकि सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, ये फॉर्मूला यदि आपको मालूम है तो 30 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा यदि 100 वाला रहेगा तो। यदि 60 वाला रहेगा फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा फॉर्मूला से, डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछेगा। ठीक है ना बाबू, हाँ, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि y बराबर साइन x के बिंदु 0 0 पर अभिलंब का समीकरण, गौर करेंगे इधर बात है अभिलंब का और स्पर्श रेखा की। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा कि अभिलंब का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है।
पहले तो आपको दिया गया है y बराबर साइन एक्स, तो अभिलंब का समीकरण निकालना हो या स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हो, आपको सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी dy बटा dx का मान निकालना है। तो चले dy बटा dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos, ठीक है। देखिए 0,0 की बात कर रहा है, इसका मतलब x का मान 0 है, तो जैसे ही x के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर cos 0 का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी dy बटा dx का मान निकल गया आपका। अब यदि आपको कहे कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का, ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है आपका y माइनस y1 बराबर m या dy बटा dx इंटू x माइनस x1, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। यदि आपको कहे कि अभिलंब का समीकरण निकालना है, थोड़ा सा गौर करेंगे, अभिलंब का समीकरण यदि आपको कहे कि निकालना है तो उसके लिए भी आपको नहीं घबराना है। फॉर्मूला यही y माइनस y1 बराबर 1 बटा में dy बटा dx माइनस 1 बटा में dy बटा dx इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। यह है अभिलंब के समीकरण का। अब गौर करेंगे कि यह है आपके x1 y1 का मान, ठीक है ना, हाँ, और यहां dy बटा dx का मान आपके पास है ही। हम दोनों निकाल के आपको बता देते हैं, y माइनस y1 के जगह 0, dy बटा dx के जगह 1, x माइनस x1 के जगह 0, यानी हो जाएगा आपका y बराबर x। देख लीजिए ये हो गया। यदि अभिलंब का कहेगा तो y माइनस y1 के जगह 0 माइनस 1 बटा में dy बटा dx के जगह 1, ये हो जाएगा आपका कितना, 0, यही ना। ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो हो जाएगा y बराबर माइनस एक्स, या माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है ना बाबू, x प्लस वाई बराबर 0। आप दोनों देख सकते हैं, एक अभिलंब का भी समीकरण आपके सामने है और दूसरा स्पर्श रेखा का भी समीकरण आपके पास है। तो अब आपको दोनों में से जिसका भी पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, आप उसका जवाब आसानी से दे पाइएगा, चाहे अभिलंब का पूछे या स्पर्श रेखा का पूछे, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, आपको आसानी से जवाब दे देना है, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा, पूछा किसका था, अभी अभिलंब का पूछा था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार बनाने का प्रयास भी कर लीजिए। सवाल क्या पूछ रहा है, क्या आपसे जानना चाह रहा है, बस आप अपनी जानकारी को जो है इसके साथ शेयर कर दीजिए। एक बार देख लीजिए कि आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए। सवाल है कि tan इनवर्स 1/2, गौर करेंगे इधर, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 बट्टा में 11 बराबर है tan इनवर्स अल्फा। यस, tan इनवर्स क्या है, अल्फा। पूछा, सॉरी अल्फा नहीं है, ए है, स्मॉल ए पूछा है कि a का मान ज्ञात करे। वाह, सवाल पूछा है कि a का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए क्या करना है, पहले tan इनवर्स को ज्यों का त्यों, तरीका इसका बताएं, नीचे वाला को ऊपर में गुना करेंगे, 11 का 11, अब प्लस इधर नीचे वाला गुना करेंगे, 2 दूनी 4 बटा में, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटा में 11 दूनी 22, ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 में से 2 घटेगा तो 20, अब बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स a ना। देखिए 11 4 15 बटा 20, 5 3 15, 5 चौके 20, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 के बराबर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिख रहा है। अगला सवाल है कि साइन, गौर करेंगे इधर, साइन फिर आपका है tan इनवर्स x, यानी यहां पर बाहर में साइन है, अंदर में tan है। आपको मालूम है कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो जो बाहर में आपको दिख रहा है वही अंदर में लाने का प्रयास करना है, जो बाहर में दिख रहा है वही अंदर में लाने का प्रयास करना है। बाहर में क्या है बाबू, साइन, अंदर में भी क्या चाहिए आपको, साइन। हाँ तो सिंपल है, इस साइन को बाहर ही रहने दो और tan को साइन में चेंज कर दो, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है ना। जब इसको साइन में चेंज करेंगे, ऐसे मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब के जगह पर x और कर्ण के जगह पर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर लंबे स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। ये साइन इनवर्स से साइन इनवर्स खत्म तो कितना बचेगा, x बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना।
x बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा एक बार, x बटा में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिएगा, कहता है कि माना कि R एक संबंध इस प्रकार है, R एक संबंध इस प्रकार है, किस पर, अल्फा और बीटा। यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। सवाल कह रहा है कि R एक संबंध इस प्रकार है अल्फा और बीटा के बीच, अल्फा रिलेशन बीटा, यानी अल्फा और बीटा के बीच एक संबंध है क्या, यदि अल्फा कॉमा बीटा पर लंब है, जहां अल्फा बीटा एक समतल में सरल रेखा है। देखिए, यदि एक अल्फा है, मान लीजिए ये अल्फा है, और एक ऐसा है ये बीटा है, ठीक है, और यदि ये दो, यदि अल्फा बीटा पर लंब है तो बीटा भी तो अल्फा पर लंब है। ए बहुआ इन्हें देखो, यदि अल्फा बीटा पर लंब है तो बीटा भी तो अल्फा पर लंब है, तो जो रिलेशन अल्फा का बीटा के साथ है वही रिलेशन बीटा का अल्फा के साथ है। यस, और आपको बोले थे कि जब उल्टा पुल्टा एक समान तो सममित अभिव्यंजक, नहीं, उल्टा पुल्टा एक समान तो सममित अभिव्यंजक, सॉरी सममित रिलेशन ना, यही तो है, हाँ, सममित संबंध। गौर करेंगे इधर, कह रहा है कि अल्फा जो है बीटा पर लंब है, तो बुझ जाइए कि यदि अल्फा बीटा पर लंब है तब बीटा भी तो अल्फा पर लंबे है। जो रिलेशन अल्फा का बीटा के साथ है वही रिलेशन बीटा का अल्फा के साथ है। इसका मतलब उल्टा पुल्टा एक समान, और जिसका उल्टा पुल्टा एक समान सममित अभिव्यंजक है। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको, है? जब हम वहां पर आपको पढ़ा रहे थे कि उल्टा पुल्टा एक समान, तो आपको लग रहा था कि क्या पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे थे, ठीक है। मूल रूप से उसमें जितनी भाषा लिखी गई है, यदि उस भाषा को आपको पढ़ा दिया जाए, आपको समझ में नहीं आएगा गणित, ठीक है ना। गणित समझने के लिए अपने तरीका का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब आपको आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग फटाफट से। सवाल कह रहा है कि एक रिलेशन दिया गया है R, क्या है रिलेशन भाई, 1 3 और क्या है 1 3 2 4 2 4, देखिए 4 2 2 4 2 3 3 1, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, और A का मान दिया गया कितना, 1 2 3 4, ठीक है। पूछ रहा है कि ये फलन स्वतुल्य है, सममित है कि इनमें से कोई नहीं है। पहले समझिए ठीक से, यह आपका जो है 1 3 4 2 2 4 3 2 3 और 3 1। सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन है कि फंक्शन है कि नहीं है। गौर करेंगे इधर, फंक्शन होने के लिए ना पहला वाला जो है ना हमेशा अलग अलग होना चाहिए आपका। 1 है, 4 है, 2 है, फिर यहाँ 2 आ गया, फंक्शन तो है नहीं, ठीक है। फंक्शन होने के लिए पहला वाला मान हमेशा अलग अलग होना चाहिए, इसलिए फंक्शन नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ये स्वतुल्य तो नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, स्वतुल्य। स्वतुल्य होने का मतलब है कि अपने जैसा, माने 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि सममित। सममित मतलब उल्टा पुल्टा एक समान, 1 3 3 1, ठीक है। 4 2 2 4, ये भी ठीक है। 2 3 तो 3 2 होना चाहिए था, इसमें नहीं है, इसका मतलब सममित भी नहीं है, ठीक है। तो ना ही फलन है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यह जो है आपका इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्या परेशान कर रहा है भाई तू, है? चलिए देखिए, सवाल आपका है K क्रॉस K। सिंपल है, K क्रॉस K। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो और सेम टू सेम हो तो उसका मान हमेशा 0 के बराबर होता है, जो कि आपको पहले से भी मालूम है, बता दिया गया है। अगला है आपका कि 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा आपका है 3i कैप माइनस 4j कैप अब प्लस 7k कैप। कह रहा है कि अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल माने डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल गुना करते हैं, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, फिर प्लस माइनस माइनस 7 या 21। देख लीजिएगा, 21 4 25, यानी माइनस 25 और प्लस 15 घट के हो जाएगा माइनस 10 के बराबर। नहीं, घट के कितना हो जाएगा, माइनस 10 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना?
अगला सवाल क्या है देखिएगा, अगला सवाल है देखिए डी बटा में dx और यहां पर है आपका इंटीग्रेशन fx। हाँ यह सवाल ट्विस्ट वाला है और इसके बराबर में पूछ रहा है। पहले कह रहा है, समझिए ठीक से, सवाल आपका कह रहा है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, और जो मान आएगा उसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो सिंपल है भाई, जब आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और जो मान आएगा उसका फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, फंक्शन ही ना प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का विपरीत है। नहीं, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। तो किसी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर लिया फिर उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो वही तो आएगा, फंक्शन आएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन के बराबर यानी कि fx के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है। हाँ अगला सवाल क्या है देखिए, यह बहुत मजेदार सवाल है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है। देखिए सवाल देख लीजिए सभी लोग एक बार जल्दी से। देखिए सवाल क्या है, सीमा का मान है आपका 0 से 1 fx और बटा में आपका है fx प्लस f1 माइनस x इंटू क्या है dx। देखिए इसके एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे कि यदि सीमा का मान 0 से 1 हो, नहीं कॉन्सेप्ट यदि आपको मालूम है तो अभी देख लीजिए, यदि सीमा का मान 0 से 1 हो जो कि आपको यहां दिख रहा है, या फिर 0 से a हो, 0 से a हो, ठीक है, यहां पर a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, जो फंक्शन ऊपर में हो वही नीचे में हो और ये दोनों का मतलब ये दोनों के योगफल में से x का मान निकालने के बाद, x का मान घटाने के बाद यहां दिया गया है। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो a का, एक में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस x, यहां दिया गया है। ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, गौर से देखेंगे, जो सीमा का मान है वो बट्टा में 2, सीमा का मान है 0 से 1 तो 1, 0 वाला को छोड़ देना, 1 बट्टा में 2। ठीक है, यदि ऐसा आ जाता है, यहां ध्यान से देखेंगे, 0 से π/2 fx और यहां हो जाएगा आपका fx प्लस f π-2 माइनस x इंटू dx। ठीक है, इसका क्या हो जाता देख लीजिए ना, 0 से π/2 है, यहाँ fx है, यहाँ भी fx है, जो ऊपर में वही नीचे दिख रहा है, और इसका 90 डिग्री माइनस थीटा इधर दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका π/2 तो पहले से है बटा में 2 और लिखेंगे, यानी हो जाएगा π/4 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही बता दिया गया है। ठीक है ना, चलिए देखिए, आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन आपका है कि सीमा का मान है -π/2 से π/2, साइन के पावर में है आपका 5x इंटू dx। आपको पता है कि जब सीमा का मान -a से a हो, ठीक है, जब सीमा का मान -a से a हो, जो आपका फंक्शन है, यदि वह साइन हो, tan हो या फिर कॉसेक हो, ठीक है, साइन हो, tan हो या फिर कॉसेक हो या फिर कोई बहुपदीय फलन हो, यदि उसके पावर में कोई विषम संख्या आ जाए, उसके पावर में यदि विषम संख्या आ जाए, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, क्योंकि वह विषम फलन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, विषम फलन हो जाता है, और विषम फलन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, लेकिन शर्त है कि सीमा का मान -a से a तक होना चाहिए, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है बुआ। अगला सवाल आपका है कि 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0 के अभिलंब का द्विकोज्या क्या होगा। सिंपल है, x के साथ वाला, y के साथ वाला और z के साथ वाला जो है ये कहलाता है अभिलंब की द्विकोज्या ना, यानी इसके अभिलंब की द्विकोज्या हो जाएगा 7, 4, -2 के बराबर। ठीक है बाबू, 7, 4, -2 के बराबर। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, सवाल है x और y के बीच एक संक्रिया हो रहा है, गौर करेंगे इधर, x संक्रिया y, क्या हो रहा है संक्रिया बाबू, 1 बराबर में 1 प्लस 12 x प्लस में है xy ना, तो कह रहा है कि 2 संक्रिया 3, यानी 2 और 3 के बीच क्या होगा। सिंपल, x के जगह 2 रखना है, y के जगह 3 रखना है, 1 प्लस 12 गुने 2 अब प्लस 2 गुने 3, x के जगह 2, y के जगह 3, कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 6, 24 और 6 30 है 1 31 ना, 30 है 1 कितना हो जाएगा 31। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 स्टार 3 है ना, x के जगह 2 रखना है, y के जगह 3 रखना है, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 12 दूना 24, 24 6 30 है 1 31। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिएगा,
ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, देखिए एक बार सभी लोग जल्दी से। देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर में है π/3। तो पूछा है कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या होगा ना, यानी इसका मान कितना के बराबर होगा, p का मान आपको निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है, इधर ध्यान से देखेंगे। आपको क्या करना है कि ये दोनों समीकरण को जोड़ देना है, इसको आपस में जोड़ दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, जो आपको पहले से मालूम है, प्लस फिर साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा π/2, और इधर हो जाएगा बराबर π/3 अब प्लस p। इधर इसको घटा लेंगे 90 डिग्री या 90 डिग्री 180 डिग्री ना, 180 डिग्री में से π/3 घट जाएगा। ठीक है, 3π में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2π/3 के बराबर, यानी p का मान कितना निकल गया 2π/3 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, p का मान निकल गया आपका 2π/3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल कहता है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 है, x बराबर 0 और y बराबर 0 है, समांतर एक दूसरे पर लंब, z अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 की यदि बात करते हैं तो यहीं पर है ना, तो एक दूसरे पर लंबवत होगा ना। x बराबर 0 y बराबर 0 यानी मूल बिंदु पर है, तो मूल बिंदु पर क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है, x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन 1/x के पावर में 1/3 इंटू dx। देखिए पावर में प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, x के पावर -1/3 इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जोड़ कर फिर उतने घटा देना है, यही ना करना है। देख लीजिएगा 3 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2/3 और नीचे भी हो जाएगा आपका 3 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू एक्स के पावर 2/3 प्लस में c। ठीक है, 3/2 इंटू एक्स के पावर 2/3 प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है बाबू, अगला कहता है कि रैखिक प्रोग्रामन के साथ संबंधित समस्या है। रैखिक प्रोग्रामन में एक उद्देश्य फलन होता है, यह रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित एक समस्या है। कौन, उद्देश्य फलन, जिसमें z बराबर लिखा हुआ रहता है। जब आप रैखिक प्रोग्रामन पढ़ते हैं यानी ग्राफ वाला जब आप एक्सरसाइज देखे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि z बराबर एक दिया हुआ रहता है, जिसके आधार पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसको उद्देश्य फलन कहा जाता है। तो रैखिक प्रोग्रामन में जो z का मान होता है वो उसमें आता है z बराबर, और उसको उद्देश्य फलन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक उद्देश्य फलन है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। देखिए सवाल है -π/2 से π/2। ठीक है, x³ x इंटू कॉस एक्स प्लस tan के पावर में है 5x प्लस 1 इंटू dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ प्लस है बीच में, हाँ इसका इंटीग्रेशन करना। पहले आप एक चीज देख लीजिए, सीमा का मान है -a से a, तो जब सीमा का मान -a से a आ जाए तो हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये विषम फलन तो नहीं है। हाँ, जब विषम फलन होगा तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। चेक कर लेने में क्या जाता है, देखिए तो ये तो पावर 3 दिख रहा है, विषम फलन है तो इसका 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए x के जगह पर पावर 1 दिख रहा है ना, इसका तो भले ही ये प्लस में आ जाएगा लेकिन इसमें रखेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। प्लस tan के पावर में विषम संख्या, ये भी विषम फलन है, इसका भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के बराबर, नहीं x के बराबर। और सीमा का मान आपको क्या करना है, π/2 से -π/2 तक रखना है। चलिए कितना हो जाएगा, π/2 माइनस और फिर -π/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +π/2 ना।
तो प्लस पाई बाई टू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई के बराबर। ठीक है बुआ, इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। चूंकि इधर देखिएगा ये भी विषम फलन है, ये भी विषम फलन है, ये भी विषम फलन है, लेकिन एक जो है वो आपका विषम फलन नहीं है ना, उसमें आप मान कैसे रख सकते हैं, मान नहीं रख पाएंगे, तो उसका इंटीग्रेशन x होगा और उसके बाद आपको इसमें सीमा का मान जैसे ही रखिएगा, तो सीमा का मान यदि पाई बाई टू रखेंगे तो पहले प्लस वाला, फिर माइनस देके फिर माइनस कितना रखना है, पाई बाई टू, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाई टू पाई बाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। ठीक है, इसका आंसर पाई के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल तो ये फॉर्मूला ही है जो आप देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन है आपका dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा ही है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए, चेक कर लीजिएगा 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला ही है, प्लस क्या हो जाएगा सी ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है, सीमा का मान है 0 से पाई बाई टू, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, 25 क्वेश्चन का ये सेट था पूरा आपका। देखिएगा सीमा का मान है 0 से पाई बाई टू, इसका आंसर तो आप देखकर ही बता दिए होंगे, इसका आंसर बहुत सिंपल है, cos x बटा में रूट अंडर क्या है भाई, साइन एक्स प्लस रूट अंडर cos x। पहले भी ये सवाल चल चुका है, कई बार ये सवाल पहले चल चुका है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 के बराबर। कॉन्सेप्ट अभी आपको जस्ट बताए हैं, सीमा का मान 0 से a हो, जितना ऊपर में हो उतना ही नीचे में हो, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर दिख जाए, बस इसका आंसर हो जाएगा, जो सीमा का मान रहेगा उसमें 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 के बराबर। इस तरीके से ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट था जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब फिर मिलेंगे हम लोग कल उसी तरीके से, दोपहर में 2 बजे एक वीडियो जो आपको मिल रहा है वो मिलेगा, और शाम में 7 बजे जो वीडियो मिल रहा है वो, जो ये क्लास चल रहा है ये आपको हर रोज चलते रहेगा। धन्यवाद।